हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयशील। सो हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका सेवंथ केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 6 केस सिनारियो को सोल्व कर लिया था, तो आज हम करेंगे आपका सेवंथ केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे उसे हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, while computing the total income of Mr. Ram, the income from residential and commercial units let out during the previous year 24-25 will be taxed under which head। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स जो आपने रेंट पे दिए उसमें से जो आपकी इनकम होगी वो कहाँ पे टैक्सेबल की जाएगी सर? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड आपको केस स्टडी में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, What would be the tax treatment of vacant residential and commercial units held as a stock in trade। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स आपके स्टॉक में पड़े, उसका यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ठीक है सर। उसके बाद दिया है what would be the full value of consideration in respect of sale of units to Mr. Gaurav for the purpose of computing profit and gains from transfer of unit। तो यहाँ पे जो कुछ यूनिट्स मिस्टर गौरव को बेचे गए उसमें से जब इनकम निकालेंगे तो उस इनकम के लिए आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, assume that rupees 1 lakh was paid in cash by Mr. Gaurav to Mr. Ram on 1st November 2024 instead of by way of account paid bank draft, what would be the income chargeable under section 56 to 10 in hands of Mr. Gaurav। तो यहाँ पे 56 to 10 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसके लिए हमें केस स्टडी में दी गई इन्फॉर्मेशन पढ़नी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इज द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। द मेन बिजनेस ऑफ कंसर्न इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो एक बिल्डर है और वो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। और अगर आप बिल्डर है तो उस केस में जो भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी आप डेवलप करेंगे वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया है, राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम्ड लग्जरिया हेवन which has both residential and commercial units with its own fund। It obtained certificate of completion for said project with effect from 31st March 2024। तो यहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है और उसमें रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स दोनों है और आपको उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया 31st मार्च 2024 को, ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको क्या लिखा है, राम सोल्ड मेजोरिटी ऑफ इट्स रेसिडेंशियल यूनिट्स एंड कमर्शियल यूनिट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। However, around 30 residential units and 15 commercial units were held by him as a stock in trade as on 31st March 2025। During this period, there was a slump in the real estate sector। In order to earn some income from these units, Ram incidentally let out some of the units held as a stock in trade। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर राम ने जितने भी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स डेवलप किए उसमें से मेजोरिटी यूनिट्स तो उन्होंने बेच दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन कुछ यूनिट्स यहाँ पे वो नहीं बेच पाए और वो स्टॉक में पड़े एज ऑन 31st मार्च 2025। और उसमें से इनकम कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स को उन्होंने लेट आउट कर दिया, किसी को रेंट पे दे दिया और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिया है कि आपने टोटल 100 रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाए, उसमें से 70 यूनिट्स आपने बेच दिए, बाकी के 30 यूनिट्स आपके स्टॉक में पड़े एज ऑन 31st मार्च 2025। उस 30 यूनिट्स में से आपने 10 यूनिट्स किसी को लेट आउट कर दिए, रेंट पे दे दिए, लेकिन बाकी के बचे 20 यूनिट्स आपके पूरे साल के लिए वैकेंट पड़े रहे, ना तो आप उसे किसी को रेंट पे दे पाए ना तो उसे आप बेच पाए, ठीक है सर। इसी तरीके से हमने टोटल 40 कमर्शियल यूनिट्स बनाए, उसमें से 25 यूनिट्स तो आपने बेच दिए, बाकी के 15 यूनिट्स आपके स्टॉक में पड़े, उस 15 यूनिट्स में से आपने 5 यूनिट्स किसी को लेट आउट कर दिए, बाकी के 10 यूनिट्स आपके पूरे साल के लिए वैकेंट पड़े रहे। तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि जितने रेसिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट्स आपके पूरे साल के लिए वैकेंट पड़े रहे उसका टैक्स स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, यानी उसकी कोई भी इनकम यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल की जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 23, और उसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है और उसका होल या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वैकेंट पड़ा हुआ है फॉर द होल और पार्ट ऑफ द ईयर, तो उस केस में क्या होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू किया गया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से अगले 2 साल तक तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, उसकी एनुअल वैल्यू अगले 2 साल तक आप नील ले सकते हैं। लेकिन 2 साल के बाद भी अगर वो प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है तो उस केस में यहाँ पे उसे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा और उसकी रेंटल इनकम यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया गया था 31st मार्च 24 को, तो 31st मार्च 24 के बाद अगले 2 साल तक यानी 31st मार्च 26 तक आपके जो भी यूनिट स्टॉक में पड़े उसके रिलेटेड कोई भी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, उसकी एनुअल वैल्यू यहाँ पे नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि भाई यहाँ पे क्या बोला है, द एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वैकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स वुड बी नील फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, hence no income is chargeable for such units under the head income from house property for assessment year 25-26। अगले 2 साल तक यहाँ पे जो भी यूनिट्स आपके स्टॉक में पड़े उसके रिलेटेड कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, उसकी एनुअल वैल्यू यहाँ पे नील ली जाएगी, ठीक है सर।
उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि मिस्टर राम ने जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स लेट आउट किए, किसी को रेंट पे दिए, वो रेंटल इनकम आपकी किस साइड में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स आपके स्टॉक में पड़े थे, जो आप नहीं बेच पाए थे, मिस्टर राम ने क्या किया, उसमें से कुछ यूनिट्स यहाँ पे किसी को रेंट पे दे दिए, तो वो रेंटल इनकम आपकी किस साइड में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया तो वो रेंटल इनकम हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल की जाएगी, चाहे आपका रेंट पे देने का बिजनेस हो या ना हो। लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पे दी और अगर आपका प्रॉपर्टी रेंट पे देने का बिजनेस है, तो उस केस में यहाँ पे वो रेंटल इनकम आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन अगर आपका रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देने से जो रेंटल इनकम आपको मिली वो भी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल की जाएगी। अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो एक बिल्डर है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहीं भी नहीं बोला गया कि उनका प्रॉपर्टी रेंट पे देने का बिजनेस है। तो यहाँ पे जितने भी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स उन्होंने लेट आउट किए, उसमें से जो भी रेंटल इनकम उन्होंने कमाई, वो रेंटल इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि जो आपकी रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल कर दीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको केस स्टडी में क्या दिया, यहाँ पे नीचे आपको दिया गया, out of the residential units sold, 5 residential units were sold to his friend Mr. Gaurav, who is also a real estate developer, on 15th February 2025 for rupees 20 lakhs each. The stamp duty value on the date of sale was rupees 23 lakhs each. However, the agreement of sale was entered into on 1st November 2024, on which the date the stamp duty value was rupees 22 lakhs. Mr. Ram received rupees 1 lakh by way of account pay bank draft on 1st November 2024 from Mr. Gaurav. तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मिस्टर गौरव को जो रेसिडेंशियल यूनिट्स आपने सेल किए, उसकी जब इनकम निकालेंगे तो उसमें आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको पीजीबीपी हेड में एक सेक्शन दिया, सेक्शन 43C है, और वहां पे ये बोला गया है कि अगर आपने कोई इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, यानी हम बिल्डर की बात कर रहे हैं, तो उसकी जब इनकम निकालेंगे तो उसमें आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी सेलिंग प्राइस क्या लिया जाएगा। तो वहां पे ये बोला गया है कि अगर उस प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपको जो एक्चुअल कंसीडरेशन मिला उसके 110% से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसे ही यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम। लेकिन जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपके कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा नहीं है, तो जो आपका एक्चुअल कंसीडरेशन है उसे ही यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस लिया जाएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेनी है, तो नॉर्मली तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी ली जाती है, लेकिन अग्रीमेंट की डेट एंड रजिस्ट्रेशन की डेट अगर अलग अलग है एंड सेलर को बायर से अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ भी पेमेंट मिल गया बाय अकाउंट पे चेक और बाय अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो उस केस में यहाँ पे आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हैं अगर वो कम है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ सेल की एसडीवी दे रखी है रुपीज 23 लाख, और क्वेश्चन में आपको रजिस्ट्रेशन की डेट अलग से नहीं दे रखी है, तो जो आपकी डेट ऑफ सेल है वही आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी, और उस दिन की एसडीवी आपको दे रखी है रुपीज 23 लाख। इसके अलावा आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट दिया गया 1 नवंबर 2024, और उस दिन की आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी गई है रुपीज 22 लाख, और क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि मिस्टर राम को कुछ पेमेंट मिला है ऑफ रुपीज 1 लाख बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो यहाँ पे अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ली जाएगी बिकॉज वो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी से कम है, तो यहाँ पे आपकी एसडीवी ली जाएगी रुपीज 22 लाख। अब आप ये देखिए कि जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है क्या वो जो कंसीडरेशन आपको एक्चुअली मिला उसके 110% से भी ज्यादा है। सर हमें यहाँ पे एक्चुअल कंसीडरेशन मिला फॉर ईच यूनिट रुपीज 20 लाख, उसका 110% करेंगे तो वो अमाउंट आपको मिलेगा रुपीज 22 लाख। तो यहाँ पे जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल कंसीडरेशन आपको मिला है रुपीज 20 लाख वही यहाँ पे लिया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम। तो यहाँ पे आपने टोटल 5 रेसिडेंशियल यूनिट सेल किए तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 लाख से, तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी रुपीज 1 करोड़। तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रुपीज 1 करोड़। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि मिस्टर गौरव ने जो आपको अग्रीमेंट के डेट पे पेमेंट किया था रुपीज 1 लाख, वो अगर केस में पेमेंट किया होता इंस्टेड ऑफ अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो यहाँ पे मिस्टर गौरव के हाथ में क्या कुछ इनकम टैक्सेबल की जाएगी अंडर सेक्शन 56 टू 10 यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो आंसर इज नो। यहाँ पे आपको सेक्शन 56 टू 10 में एक प्रोविजन दिया है कि रेसिपिएंट के हाथ में 56 टू 10 तभी लगेगा अगर उसको जो असेट मिल रही है वो उसके लिए कैपिटल असेट है, अगर उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में आपके हाथ में 56 टू 10 नहीं लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि मिस्टर गौरव भी एक रियल एस्टेट डेवलपर है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसको मिली है वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसके हाथ में 56 टू 10 नहीं लगेगा, तो उसके हाथ में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, that is nil, since section 56 to 10 is not applicable in this case because वो खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर है, तो उसके लिए भी जो प्रॉपर्टी मिली है वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये पूछा गया था कि मिस्टर गौरव ने जो आपको पेमेंट किया था अग्रीमेंट की डेट पे ऑफ रुपीज 1 लाख, वो अगर केस में पेमेंट किया होता इंस्टेड ऑफ अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो उस केस में मिस्टर गौरव के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल की जाती अंडर सेक्शन 56 टू 10, तो वो तो इनकम हमने निकाल दी, वो इनकम आपकी नील रहेगी बिकॉज उस केस में आपका सेक्शन 56 टू 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इसके अलावा आपको ये भी पूछा होता
कि इस पर्टिकुलर केस में आपका मिस्टर राम के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाता। यानी अगर मान लीजिए मिस्टर गौरव ने आपको जो ₹1 लाख का पेमेंट किया था अग्रीमेंट की डेट पे, वो अगर कैश में पेमेंट किया होता इंस्टेड ऑफ अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो उस केस में यहाँ पे मिस्टर राम के लिए उस पर्टिकुलर सेल के ट्रांजेक्शन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाता फॉर कंप्यूटिंग द पीजीपीपी इनकम। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो अग्रीमेंट की डेट पे एसडीवी दे रखा है वो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अग्रीमेंट की डेट पे प्रिस्क्राइब्ड मोड्स में पेमेंट नहीं मिला है, आपको कैश में पेमेंट मिला है। तो इस केस में हम यहाँ पे 43 सीए के पर्पस के लिए आपका अग्रीमेंट की डेट पे जो एसडीवी दे रखा है वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उस केस में आपको जो डेट ऑफ सेल पे एसडीवी दे रखा है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 43 सी है। तो अब आप एक काम करिए, आपको जो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखा है ऑन डेट ऑफ सेल वो है ₹23 लाख। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए ये जो एसडीवी है क्या ये आपके एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% जितने अमाउंट से ज्यादा है। आंसर इज यस सर, हमें एक्चुअल कंसीडरेशन मिला था फॉर ईच यूनिट ₹20 लाख, तो उसका 110% करेंगे तो वो अमाउंट आपको मिलेगा ₹22 लाख। तो यहाँ पे जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ₹23 लाख वो इस अमाउंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एज पर सेक्शन 43C है आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया जाएगा वो यहाँ पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी, दैट इज 23 लाख। तो अब यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मिल जाएगा ₹23 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 यूनिट से, बिकॉज आपने 5 यूनिट सेल किए थे। तो यहाँ पे आपको टोटल फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मिल जाएगा ₹115 लाख, दैट इज 1,15,00,000। तो ये आपका एक सेल्फ मेड क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया, जो शायद आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 7th केस सिनारियो। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक केस सिनारियो को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका अगला केस सिनारियो होगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेड पीडीएफ है अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो इसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।